जिंदगी कामिल एपिसोड नंबर 12। कहाँ चले गए थे तुम? साद इसे देखते ही चिल्लाया। वो कुछ कहे बगैर अंदर चला आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। साद दरवाजा बंद करके इसके पीछे आ गया। सलान अपनी जैकेट उतार रहा था। कहीं नहीं गया था। इसने जैकेट लटकाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना तलाश किया है, कहाँ कहाँ फोन किए, और अब तो मैं इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस को फोन करने वाला था। तुम आखिर इस तरह नमाज छोड़कर गए कहाँ थे? सलार कुछ कहे बगैर अपने चौकर्स उतारने लगा। मैंने तुम्हें बताया है, कहीं नहीं। तो फिर अब तक कहाँ थे? साद इसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं था, मस्जिद के पिछले हिस्से में, फुटपाथ पर। इसने इत्मीनान से कहा, व्हाट? इतने घंटे तुम वहाँ फुटपाथ पर बर्फ में बैठे रहे हो? साद दम बखुद रह गया। हाँ, कोई तुक बनती है इस हरकत की? वो चिल्लाया। नहीं, कोई तुक नहीं बनती। सलार ने इसी तरह सीधा बेड पर लेटते हुए कहा, कुछ खाया है? नहीं। तो खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। वह अब छत पर नजरें जमाए हुए था। साद इसके करीब बेड पर बैठ गया। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, बता सकते हो मुझे? सलार ने गर्दन को हल्की सी हरकत से कराह से देखा। कोई मसला नहीं है, बेतासुर लहजे में कहा गया। मैं समझा तुम अपने अपार्टमेंट चले गए होगे, मगर वहां बार बार रिंग करने पर भी तुम ना मिले। साद बड़बड़ा रहा था। सलार की नजरें छत पर ही थीं। इससे बेहतर था कि मैं तुम्हें अपने साथ नमाज पढ़ने लेकर ही ना जाता। आइंदा मेरे साथ मत जाना तुम, साद ने नाराजगी से कहा। वह अब इसके बेड से उठ गया था। कुछ देर तक वो अपने काम निपटाता रहा, फिर वो नाइट बल्ब ऑन करके अपने बेड पर लेट गया। इसने अभी आंखें बंद की थीं जब इसने सलार की आवाज सुनी। साद? हाँ। इसने आंखें खोल दी। ये सिराते मुस्तकीम क्या होता है? सादा लहजे में पूछे गए सवाल ने साद को हैरान कर दिया। इसने गर्दन मोड़कर बाएं जाने बेड पर सीधा लेटे हुए सलार को देखा। सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं। जानता हूँ, मगर सीधा रास्ता क्या होता है? अगला सवाल आया। साद ने इसकी तरफ करवट ले ली। सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता? नेकी क्या होती है? लहजा अभी भी बेतासुर था। अच्छे काम को नेकी कहते हैं। अच्छा काम? कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो, किसी की मदद की गई हो, किसी पर मेहरबानी की गई हो, वो अच्छा काम होता है। और हर अच्छा काम नेकी होती है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने फुटपाथ पर एक हुकर को $50 दिए, जबकि वो सिर्फ $30 मांग रही थी। इसका मतलब है ये नेकी हुई। साद का दिल चाहा एक घूंसा इसके मुंह पर खींच मारे। वो अजीब आदमी था। बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। इसने कंबल लपेट लिया। सलार को हैरत हुई। वो किस बात पर हैरान हुआ था? तो ये नेकी नहीं हुई। मैंने तुमसे कहा है अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। साद एक बार फिर धाड़ा। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक बहुत मामूली से सवाल किया है, सलार ने बड़े तहम्मुल से कहा। साद यकदम कुछ मुश्तइल होते हुए उठकर बैठ गया। इसने लैंप ऑन कर दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं सिराते मुस्तकीम समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल हो या गैर मुस्लिम हो? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है। मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला जाता है, वो कैसे जान सकता है ये? मैं नमाज इसलिए छोड़कर चला आया क्योंकि तुम कहते हो इसमें सुकून मिलेगा। मुझे सुकून नहीं मिला, मैं छोड़ आया। इसके पुरसुकून अंदाज में कहे हुए जुमले ने साद को मजीद मुश्तइल कर दिया। तुम्हें नमाज में इसलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि मस्जिद तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए सुकून की जगहें सिनेमा, थिएटर, बार और क्लब्स हैं। मस्जिद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें नमाज में सुकून कहाँ से मिल जाता? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं सिराते मुस्तकीम क्या होता है? वो बेड पर सीधा लेटा पलके चिपकाए बगैर साद को देखता रहा। तुम्हारे जैसा शख्स जो नमाज से भाग जाता है, शराब पीता है और ज़िना करता है, वो सिराते मुस्तकीम के मतलब को समझ सकता है ना इस पर आ सकता है। तुम्हारा मतलब है जो शराब पीता है मगर नमाज से भागते नहीं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो सिराते मुस्तकीम का मतलब समझते हैं और सिराते मुस्तकीम पर हैं। साद कुछ बोल नहीं सका। मध्यम आवाज और बेतासुर लहजे में किए गए एक ही सवाल ने इसे खामोश कर दिया था। सलार अब भी इसी तरह इसे देख रहा था। तुम इन चीजों को नहीं समझ सकते सलार, इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। सलार के कानों में एक झमाके के साथ एक दूसरी आवाज गूंज उठी थी। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ सकता। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। इसने मजीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम अपने अपार्टमेंट में होगे, सिर्फ तुमने जानबूझकर आंसर फोन लगाया दिया होगा। साद अगले दिन 10 बजे सलार के अपार्टमेंट में मौजूद था। सलार ने नींद में उठकर दरवाजा खोला था। तुम इस तरह बगैर बताए भाग क्यों आए मेरे अपार्टमेंट से? साद ने अंदर आते हुए झाड़ा। भागा तो नहीं था, तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सलार ने आंखें मसलते हुए कहा। किस वक्त आए थे तुम? शायद 4-5 बजे। ये जाने कौन सा वक्त था? साद ने तंग कर कहा। और तुम इस तरह आए क्यों हो? सलार कुछ कहने के बजाय लिविंग रूम के सोफे पर जाकर औंधे मुंह लेट गया।
शायद मेरी बातों से तुम नाराज हो गए थे, मैं इसीलिए एक्सक्यूज करने आया हूँ। साद ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सलार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए इसी तरह लेटे साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने कुछ गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया था। साद ने माजरत खाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज तो नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज करने के लिए यहाँ आना पड़ता, सलार ने इसी अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बजर हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फोन लगा दिया, सलार ने पुरसकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने दो इसे। इसने इसी तरह चेहरा सोफे पर छुपाए कहा। सलार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सलार एकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। छत लेटे साद की तरफ देखते हुए इसने पूछा, मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी। तुम बहुत चुप चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। इबाद मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात कि मजहब में दिलचस्पी ले रहे हो। इसके आखिरी जुमले ने सलार के माथे पर तेवरियां आ गई। मजहब में दिलचस्पी, ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं मजहब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मुझे जिंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आजकल हूँ, और मैं सिर्फ इस डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज पढ़ने के लिए गया था। इसने बहुत तरशी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो यकीनन मुझे डिप्रेशन ना होता। मैं अब तक इसका कुछ न कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी, यूं बैठे बैठाए डिप्रेशन तो नहीं हो जाता। साद ने तबसरा किया। सलार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर इसे वजह बताकर खुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बैठाए हो जाता है। सलार ने कहा। तुम कोई एंटी डिप्रेशन ले लेते? साद ने कहा। मैं इनका ढेर खा चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लेते। मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा, मैं तंग आ चुका हूँ इन लोगों से मिलते मिलते। कम अज कम अब तो मैं नहीं मिलूंगा, सलार ने बेख्तियार कहा। पहले किस सिलसिले में मिलते रहे हो तुम? साद ने कुछ चौंक कर तजस्सुस के आलम में पूछा। बहुत सी बातें थी, तुम इन्हें रहने दो। वो अब लेटा छत को घूर रहा था। तो फिर तुम ऐसा क्या करो कि इबादत क्या करो, नमाज पढ़ा करो। मैंने कोशिश की थी, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। ना तो मुझे वहाँ कोई सुकून मिला, ना ही मैं ये जानता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो तुम ये जानने की कोशिश करो कि सलार ने इसकी बात काट दी। अब फिर रात वाली बहस शुरू हो जाएगी, सिराते मुस्तकीम वाली, और फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, साद ने कहा। जब मुझे यही नहीं पता कि सिराते मुस्तकीम क्या है तो फिर मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सिराते मुस्तकीम क्या है। कैसे? तुम खुद ही गलत कामों से बचने लगोगे, अच्छे काम करने लगोगे। साद ने वजाहत करने की कोशिश की। मगर मैं कोई गलत काम नहीं करता, और ना ही मुझे अच्छे काम करने की ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी नॉर्मल है। तुम्हें यह एहसास हो भी नहीं सकता कि तुम्हारा कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, जब तक कि सलार ने इसकी बात काट दी। सही और गलत काम मेरा मसला नहीं है, अभी तो मुझे बस बेसकूनी रहती है, और इसका ताल्लुक मेरे कामों से नहीं है। तुम वो तमाम काम करते हो जो इंसान की जिंदगी को बेसकून कर देते हैं। मसलन, सलार ने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम पर्क खाते हो। कम ऑन, वो बेख्तियार बलबलाया। पर्क यहाँ कहाँ से आ गया? तुम मुझे एक बात बताओ। सलार उठकर बैठ गया। तुम तो बड़ी बाकायदगी से नमाज पढ़ते हो, बड़ी इबादत करते हो। नमाज ने तुम्हारी जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां कर दी? मुझे बेसकूनी नहीं है, हालांकि तुम्हारे फार्मूले के मुताबिक भी मैं बेसकूनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत से गलत काम करते हो। सलार ने तरकी बतरकी जवाब दिया। मसलन, मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम जानते हो, मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, तुम दोहराओ। साद ने जैसे इसे चैलेंज किया। सलार इसे कुछ देर देखता रहा, फिर इसने कहा, मैं नहीं समझता साद के सिर्फ इबादत करने से जिंदगी में कोई बहुत नुमाया तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छे कामों या किरदार का ताल्लुक इबादत करने या ना करने से नहीं होता। साद ने इसकी बात काट दी। मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने मजहब में कुछ दिलचस्पी और इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल करो, ताकि अपने इस गलत किस्म की फिलॉसफी और सोच को बदल सको। मेरी सोच गलत नहीं है। मैंने मजहबी लोगों से ज्यादा छोटा, मुनाफिक और धोखेबाज किसी को नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानोगे, मगर मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक मुझे 3 ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है जो बहुत मुसलमान बनते हैं और इस्लाम की बातें करते हैं, और तीनों फेक मुनाफिक हैं। वो बड़ी तल्खी से कह रहा था। सबसे पहले मैं एक लड़की से मिला, बड़ी मजहबी बनती थी, पर्दा करती थी, बड़ी पारसा और पाकबाज होने का ड्रामा करती थी।
اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص سے مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے اس کے لبوں کی استہزائیہ مسکراہٹ دی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے وقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی۔ شاید اس کے اسلام کے ساتھ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پارٹ نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو۔ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذاہب کا حوالہ لے جاتے ہو، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نہ کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اور میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ساتھ تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں۔ میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کی معاف کرنے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، تو صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے تشریح سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکنڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنے آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کی شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی، اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہو۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اسے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اسے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طریقے سے اس کی سماعتیں ابھی بھی ان کی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں مل تھیں، اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا۔ اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر جا چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے
किसी भी तरह नहीं, वो पागल थी, वो बकवास करती थी और मुझे इस हवाले से किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता वो कहाँ गई, कहाँ मरी। ये सब इसने खुद किया था, मैंने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ। वो मुझसे राब्ता करती तो मैं इसे तलाक दे देता। लाशऊरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर इसका पछतावा इसके सामने आने लगा। पीछे बैठी हुई लड़की की सिसकियां अब इसके दिमाग में नेज़े की आने की तरह चुभ रही थीं। मैं अपनी टेबल तब्दील करना चाहता हूँ। इसे बहुत खुरदरे अंदाज में वेटर को मुखातिब किया। वेटर हैरान हो गया। किस लिए सर? या तो इन दोनों की टेबल तब्दील करो या मेरी, इसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर ने एक नज़र इस जोड़े को देखा, फिर वो सलार का मसला समझा या नहीं, मगर इसने कोने में लगी हुई एक टेबल पर सलार को बैठा दिया। सलार चंद लम्हों के लिए वहां आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज अब वहां नहीं आ रही थी, मगर अब इस लड़की के चेहरा बिल्कुल इसके सामने था। चालू का पहला चम्मच मुंह में डालते ही इसकी नजर इस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमजा हो गया। इसे हर चीज एकदम बेजायका लगने लगी। ये यकीनन इसकी जहनी कैफियत थी, वरना वहां का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नेमतों को शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी जबान पर जायका चखने की हद है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो इसमें जायका हो महसूस करती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। इसकी कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिश फिशा की तरह फट पड़ा। इसे पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट पर पटका और बुलंद आवाज में धाड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में एकदम खामोशी छा गई। यू बिच बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अब अपनी सीट से खड़ा हो गया था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कनपट्टियों पर हाथ रखे हुए वो चिल्लाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर इसने अपने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। और इस वक्त पहली बार इसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों इनकी नजरों का एहसास हुआ। वो सब इसे ही देख रहे थे। एक वेटर इसकी तरफ आ रहा था। इसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सलार ने कुछ कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज भी मजीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो इमामा नहीं थी, एक भूत था जो इसे चिमट गया था। जहां जाता वो वहां होती। कहीं इसका चेहरा, कहीं इसकी आवाज, और जहां ये दोनों चीजें ना होती वहां सलार का पछतावा होता। वो एक चीज भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज इसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज दफा वो इतना मुश्ताइल हो जाता कि इसका दिल चाहता वो इसे दोबारा मिले तो इसका गला दबा दे या इसे शूट कर दे। इसे इससे की हर बात से नफरत थी। इस रात इसके साथ सफर में गुजारे हुए चंद घंटे इसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों आ रहे हैं? वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। इसने सलार को चंद दिनों बाद न्यू हेवन आने की इत्तला दी थी। सलार इस वक्त रूटीन की जिंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इत्तला पर यकीनन खुश होता, मगर वो अपनी इस वक्त ज़हनी अबतरी की जिस दौर से गुजर रहा था, इसमें कामरान का आना इसे बेहद नागवार गुजर रहा था और ये वो नागवारी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारे, क्यों आ रहे हैं? तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कामरान इसके लिए कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। वो होंठ भींचे इसकी बात सुनता रहा। तो मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना, मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ्लाइट की टाइमिंग बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद इसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सलार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? इसने छूटते ही सलार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे। कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सलार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रैश ड्राइव करता था कि इसके साथ बैठे हुए बड़े से बड़ा जीदार आदमी डर जाता। कामरान को एक मुस्बत तब्दीली लगी थी, मगर ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो इसने महसूस की थी। बाकी तब्दीलियां इसको परेशान कर रही थी। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है। इसी सफर के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे। ये इसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के इस्तराब को इतना बढ़ाया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सलार? माय गॉड। सलार के पीछे इसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा। सलार अपनी चीज़ों को जिस तरह मुंजिम रखने का आदी था, वो नज़्म जब वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हर चीज़ अबतर हालत में नज़र आ रही थी। जगह जगह कपड़े, जुराबें और जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगजीन का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी और बाथरूम की इससे भी ज़्यादा। कामरान इस शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की है सलार? मैं अभी कर देता हूँ, सलार ने सर्द महरी के आलम में चीज़ें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे, अब क्या हुआ है?
کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میگزین پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کو ٹکڑوں سونگنا شروع کر دیا۔ سالار نے چپتی ہوئی تیز نظروں سے اسے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایش ٹرے نیچے پٹک دیا۔ سالار، what are you up to this time؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگس استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا، اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے میں سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی ہو گئی ہے تمہاری شکل، اور یہ حرکتیں تو بالکل ویسے ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ اپنی، چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑی شیف کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی سہی کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمی پٹریوں نے پوری کر دی تھی، جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھا۔ محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر جھڑایا اور آئینے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکل گیا۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو؟ وہ قطرے بھپرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا، اب آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور انداشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھاتا رہا۔ کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دیں۔ سالار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ پورا 1 ہفتہ وہاں رہا۔ سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس پوری طرح، جبکہ وہ کچھ عرصے پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ سکندر عثمان کی پیروں تلے زمین ایک بار پھر نکل گئی۔ سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس سے اس معاملے پر بات نہ کریں۔ یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں کچھ عرصے کے لیے، وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپس پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔ کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا۔ وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھی، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کے سیٹ بک کروا دی اور پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی کمرے میں چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائیڈ لان کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں بعد اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے کچھ نہیں پتہ چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔
घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछ-गुछ की थी, मगर मैंने तो मजाल है जरा भी कुछ बताया हो। इन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी मेरी बेटी को भी, फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते थे, शायद रखा भी इन लोगों ने दोबारा इसीलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहाँ करती ना हूँ। मैं भी आए बाएं शाये करके टाल देती हूँ। वो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सलार ने फौरन मुदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है? हाँ जी, अभी भी तलाश कर रही हैं। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, वो लोग हर चीज छुपाते हैं नौकरों से, इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है हमें। सलार साहब, क्या आपको भी इमामा बीबी का नहीं पता? नासरा ने बात करते करते अचानक इससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सलार ने नासरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ इनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता हो। वो जो एक बार आपने मेरे हाथ कुछ कागजात भिजवाए थे, वो किस लिए थे? इसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका था। इस घर के कागजात थे, मैंने ये घर इसके नाम कर दिया था। नासरा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो कुछ संभली। पर जी, ये तो घर सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर ये मुझे तब नहीं पता था। ये बात तुमने इन लोगों को बताई है कि तुम यहाँ से कोई कागज लेकर इसके पास गई थी? नासरा ने कानों को हाथ लगाया। तौबा करें जी, मैंने क्यों बताना है? मैंने तो सिकंदर साहब को नहीं बताया। और यही बेहतर है कि तुम अपना मुंह इसी तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात इनको पता चली तो पापा तुम्हें सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम इनके गुस्से को जानती हो। जाओ अब यहाँ से, सलार ने दृष्टि से कहा। नासरा खामोशी से इसके कमरे से निकल गई। वो वीकेंड पर कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गिला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक ही इसका मूड वहां जाने का बन गया। हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफर इसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे। वो अंदाजा कर सकता था कि इसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफर को कुछ तेजी से तय करने के लिए वो सड़क पर आ गया, जहां से आमतौर पर लोग गुजरते थे। इसने अभी कुछ फासला ही तय किया था जब इसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सलार ने एक नजर मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो इससे काफी पीछे थे, मगर बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। सलार ने गर्दन वापस मोड़ ली और इसी तरह अपना नीचे का सफर जारी रखा। इसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट्स में मलबूस इनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर चलते चलते इसे एकदम कोई अपने बिल्कुल अकब में महसूस हुआ। वो बर्क रफ्तारी से पलटा और साकित हो गया। इन दोनों लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर थे और वो इसके बिल्कुल सामने थे। अपने हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, इनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा। सलार ने बेख्तियार अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इनमें से एक इसके पीछे गया और बहुत तेजी से इसने इसे खींचते हुए धक्का दिया। सलार लड़खड़ाया मगर संभल गया। इधर चलो। सलार ने किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर इस तरफ जाना शुरू कर दिया जहां वो इसे सड़क से हटाना चाहते थे ताकि कोई यकदम वहां ना आ जाए। इनमें से एक तकरीबन इसे धकेलते हुए इस रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दरख्तों के बहुत अंदर तक ले गया। घुटनों के बल बैठो, इसने दृष्टि से इससे कहा। सलार ने खामोशी से इसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था कि वो लोग इससे चीजें छीनेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे, और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तइल होकर इसे नुकसान पहुंचाते। इनमें से एक इसके पीछे गया और इसने इसकी पुश पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। इस बैग में कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एड, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीजें थीं। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीजों का जायजा लेता रहा। इसने वॉलेट खोलकर इसके अंदर मौजूद करेंसी नोट और क्रेडिट कार्ड्स का जायजा लिया। इसके बाद इसने बैग में टिश्यू का पैकेट निकाल लिया और फिर फर्स्ट एड भी निकाल ली। अब तुम खड़े हो जाओ, इस लड़के ने तहमकाना अंदाज में कहा। सलार इस तरह हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा हो गया। इस लड़के ने इसकी पुश्त पर जाकर इसकी शर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर इन्हें टटोला और इसमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाल ली। गुड, कार है। सलार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो। सलार ने पहली बार इन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार क्यों रहने दें? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? इस लड़के ने तिरछ लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे, इसमें और भी बहुत से लॉक्स हैं। सलार ने इनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं, इस लड़के ने इससे कहा और फिर आगे बढ़ गया। इसकी आंखों से ग्लासेस खींच लिए। अपने जॉगर्स उतार दो। सलार ने हैरानी से इसे देखा। जॉगर्स किस लिए? इस बार इस लड़के ने जवाब देने के बजाय पूरी वक्त से एक थप्पड़ सलार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए इसकी आंखों के सामने तारे नाच गए।
दोबारा कोई सवाल मत करना, जॉगर्स उतारो। सलार खश्मगीन नजरों से इसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने इस पर ताने हुए रिवॉल्वर को चैंपर को एक बार फिर जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ इस बार सलार के दूसरे गाल पर दे मारा। अब देखो इस तरह, जॉगर्स उतारो, इसने सख्ती से कहा। सलार ने इस बार इसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों जॉगर्स उतार दिए। अब इसके पैरों में सिर्फ जुराबें रह गई थी। अपनी शर्ट उतारो। सलार एक बार फिर एतराज करना चाहता था, मगर वो दोबारा थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर इन दोनों के पास रिवॉल्वर ना होते तो वो जिस्मानी तौर पर इनसे बहुत बेहतर था और यकीनन इस वक्त इनकी ठुकाई कर रहा होता, मगर इनके पास रिवॉल्वर की मौजूदगी ने एकदम ही इसे इनके सामने बेबस कर दिया था। इसने अपनी शर्ट उतार कर इस लड़के की तरफ बढ़ाई। नीचे फेंको, इस लड़के ने तहमकाना अंदाज में कहा। सलार ने शर्ट नीचे फेंक दी। इस लड़के ने अपने बाएं हाथ को जेब में डालकर कोई चीज निकाली। वो प्लास्टिक की एक बारीक डोरी का एक गुच्छा था। इसे देखते ही सलार की समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहते। वो बेख्तियार परेशान हुआ। शाम हो रही थी, कुछ ही देर में वहां अंधेरा छा जाता और वो वहां से रिहाई किस तरह हासिल करता। देखो, मुझे बांधो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरा बैग और मेरी कार्ड ले जाओ। इस बार इसने मुदाफाना अंदाज में कहा। इस लड़के ने कुछ भी कहे बगैर पूरी कुव्वत से इसके पेट में एक घूसा मारा। सलार दर्द से दौरा हो गया। इसके मुंह से एक चीख निकली। कोई मशवरा नहीं। इस लड़के ने जैसे इसे याद करवाया और जोर से एक तरफ धकेला। दर्द से बिलबिलाते हुए सलार ने अंधों की तरह इसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बैठाकर इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ इसके दोनों बाजों को पतले से तने के पीछे जाकर इसकी कलाइयों पर वो डोरी लपेटना शुरू कर दी। दूसरा लड़का सलार से जरा फासले पर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए सलार पर रिवॉल्वर दाने रहा। इसके हाथों को अच्छी तरह बांधने के बाद इस लड़के ने सामने आकर इसके पैरों और जुराबें उतारी और फिर फर्स्ट एड किट में मौजूद कैंची से इसने सलार की शर्ट्स की पट्टियां काटनी शुरू कर दी। इनमें से कुछ पट्टियों को इसने एक बार फिर बड़ी महारत के साथ इसके टखनों के गिर्द लपेट कर गिरह लगा दी। फिर इसने टिश्यू का पैकेट खोला और इसमें मौजूद सारे टिश्यू बाहर निकाल लिए। मुंह खोलो। सलार जानता था वो अब क्या करने वाला है। वो जितनी गालियां इसे दिल में दे सकता था इस वक्त दे रहा था। इस लड़के ने यके बाद दीगर वो सारे टिश्यू इसके मुंह में ठूंस दिए और फिर शर्ट की वाहिद बच जाने वाली पट्टी को घोड़े की लगाम की तरह इसके मुंह में डालते हुए दरख्त के तने के पीछे बांध दिया। दूसरा लड़का इत्मीनान से बैग बंद कर रहा था। फिर चंद मिनटों के बाद वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। इनके वहां से जाते ही सलार ने अपने आप को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ इसे बांधा था। वो सिर्फ हिलने जुलने की कोशिश से खुद को आजाद नहीं कर सकता था, ना ही डोरी ढीली कर सकता था। वो डोरी इसकी हरकत करने पर इसके गोश्त के अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थी। इसकी हालत इस वक्त बेहद खराब थी। वो ना किसी को आवाज दे सकता था, ना दूसरे तरीके से खुद अपनी तरफ किसी को मुतवज्जा कर सकता था। इसके इर्द गिर्द कदआदम झाड़ियां थीं और शाम के ढलते सायों में इन झाड़ियों में इसकी तरफ किसी का मुतवज्जा हो जाना कोई मौजज़ा ही हो सकता था। इसके जिस्म पर इस वक्त लिबास के नाम पर सिर्फ घुटनों से नीचे तक लटक शॉर्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं था और शाम होने के साथ साथ खुनकी बढ़ रही थी। घर में कोई ये नहीं जानता था कि वो हाइकिंग के लिए आया हुआ है और जब घर ना पहुंचने पर इसकी तलाश शुरू होगी तब भी यहाँ इस तारीकी में दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बंधे हुए इसके वजूद तक नहीं पहुंच सकते। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद जब अपने पैरों के गिर्द मौजूद पट्टियों को ढीला करने और फिर इन्हें खोलने में कामयाब हुआ, इस वक्त सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। अगर चांद ना निकला होता तो शायद वो अपने हाथों और पाँव के इर्द गिर्द का माहौल को भी ना देख पाता। इक्का दुक्का गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों का शोर अब ना होने के बराबर था। इसके इर्द गिर्द झींकड़ों की आवाजें गूंज रही थी और वो गर्दन से कमर तक अपनी पुश्त पर दरख्त के तने की वजह से आने वाली रगड़ और खराशों को बखूबी महसूस कर सकता था। दरख्त की दूसरी तरफ इसके हाथों की कलाइयों में मौजूद डोरी अब इसके गोश्त में उतरती हुई महसूस थी। वो हाथों को मजीद हरकत देने के काबिल नहीं रहा था। वो कलाइयों से उठती टीसें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके मुंह में मौजूद टिश्यूज अब गुल चुके थे और इनके गलने की वजह से वो मुंह में लगाम की तरह किसी हुई पट्टी को हरकत देने लगा था, मगर वो गले से आवाज निकालने में अब भी पूरी तरह नाकाम था, क्योंकि वो इनके गले हुए टिश्यूज को ना निगल सकता था ना उगल सकता था। वो इतने ज्यादा थे कि वो इन्हें च्युइंगम की तरह चबाने में भी नाकाम था। इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। वो सुबह तक इस हालत में वहां यकीनन ठटर ठटर कर मर जाता। अगर खौफ या किसी जहरीले कीड़े की काटने से ना मरता तो इसके जिस्म पर अब छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे और बार बार वो इसे काट रहे थे। वो अपनी बरहना टांगों पर चलने और काटने वाले कीड़ों को झटक रहा था, मगर बाकी जिस्म पर रेंगने वाले कीड़ों को झटकने में नाकाम था और वो नहीं जानता था कि इन छोटे कीड़ों के बाद इसे और किन कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वहां बिच्छू और सांप होते तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? आखिर मैंने क्या किया है? वो बेचारगी से सोचने में मसरूफ था।
और मैं यहाँ मर गया तो मेरी लाश तक दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। कीड़े मकोड़े और जानवर मुझे खा जाएंगे। इसकी हालत गैर होने लगी। एक अजीब तरह के खौफ ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो क्या मैं इस तरह मरूंगा, यहाँ इस हालत में, बेलिबास बेनिशान? घर वालों को तो पता तक नहीं होगा कि मेरे बारे में। क्या मेरा अंजाम ये होना है? इसके दिल की धड़कन रुकने लगी। इसे अपनी मौत से एकदम खौफ आया, इतना खौफ कि इसे सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। इसे यूं लगा जैसे मौत इसके सामने इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो, इसके इंतजार में, ये देखने के वो किस तरह सिसक सिसक कर मरता है। वो दर्द की परवाह किए बगैर इस बार अपनी कलाइयों की डोरी को तोड़ने या ढीली करने की कोशिश करने लगा। इस बार बाजू शल होने लगे। 15 मिनट बाद इसने एक बार फिर अपनी जद्दोजहद छोड़ दी और इसे इस वक्त एहसास हुआ कि इसके मुंह की पट्टी ढीली हो गई थी। वो गर्दन को हिलाते हुए इसे मुंह से निकाल सकता था और इसके बाद इसने टिश्यूज निकाल दिए थे। अगले कई मिनट वो गहरे सांस लेता रहा। फिर वो बुलंद आवाज में अपनी मदद के लिए आवाजें देने लगा, इतनी बुलंद आवाज में जितनी वो कोशिश कर सकता था। इसका अंदाज बिल्कुल हसियाती था। आधे घंटे तक मुसलसल आवाजें देते रहने के बाद इसकी हिम्मत और गला दोनों जवाब दे गए। इसका सांस फूल रहा था, यूं जैसे वो कई मील दौड़ता रहा हो, मगर अब भी कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। कलाई के जख्म अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे और कीड़े अब इसके चेहरे और गर्दन पर भी काट रहे थे। वो नहीं जानता था एकदम इसे क्या हुआ, बस वो बुलंद आवाज में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो जिंदगी में पहली बार बुरी तरह रो रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार इसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था और वो इस वक्त दरख्त के इस तने के साथ बंधे सिसकते हुए इसे एहसास हुआ कि वो मरना नहीं चाहता है। वो मौत से इसी तरह खौफजदा हो रहा था जिस तरह न्यू हेवन में हुआ था। वो नहीं जानता था वो कितनी देर इसी तरह बेबसी के आलम में बुलंद आवाज में रोता रहा। फिर इसके आंसू खुश्क होने लगे। शायद वो इतना थक चुका था कि अब रोना भी इसके लिए मुमकिन नहीं था। निढाल सा होकर इसने दरख्त के तने से सर टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। इसके कंधों और बाजुओं में इतना दर्द हो रहा था कि इसे लग रहा था वो कुछ देर में मफलूज हो जाएंगे। फिर वो कभी इन्हें हरकत नहीं दे सकेगा। मैंने कभी किसी के साथ इस तरह नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। सलार, मेरे लिए पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तुम इसमें इजाफा ना करो। मेरी जिंदगी पहले बहुत मुश्किल है और हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम तो मेरी सिचुएशन को समझो, मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए सलार ने अपनी आंखें खोल दी। इसका हलक खुश्क होने रहा। नीचे, बहुत दूर इस्लामाबाद की रोशनियां नजर आ रही थी। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं माय डियर इमामा, मैं तो तुम्हारी मदद में घुल रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकती हो। सलार ने अपने होंठ भींच लिए। सलार, मुझे तलाक दे दो। भराई हुई लजाजत अमीज़ आवाज़। स्वीट हार्ट, तुम कोर्ट में जाकर ले लो जैसा कि तुम कह चुकी हो। वो अब चुपचाप खुद से बहुत दूर नजर आने वाली रोशनियों को देख रहा था। कोई इसके सामने जैसे आईना लेकर खड़ा हो गया था जिसमें वो अपना अक्स देख सकता था और अपने साथ साथ किसी और का भी। मैंने मामा के साथ सिर्फ मजाक किया था, वो बड़बड़ाया। मैं इसे कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। इसे अपने अल्फाज खोखले लगे। वो पता नहीं किसको वजाहत देने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक वो इसी तरह इस्लामाबाद की रोशनियों को देखता रहा। फिर इसकी आंखें धुंधलाने लगी। मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हो गई। इस बार इसकी आवाज़ भराई हुई सरगोशी थी। मैंने जानते बूझते इसके लिए मसाइल खड़े करने की कोशिश की। मैंने इसे धोखा दिया, मगर मुझसे गलती हो गई और मुझे पछतावा भी है। मैं जानता हूँ मेरे तलाक ना देने और जलाल के बारे में झूठ बोल देने से इसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मुझे वाकई पछतावा है इस सब के लिए, मगर इसके अलावा तो मैंने किसी और को कभी धोखा नहीं दिया, किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। वो एक बार फिर रोने लगा। मेरे खुदा, अगर एक बार मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से निकल गया, तो मैं मामा को ढूंढूंगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा, मैं जलाल के बारे में भी इसे सच बता दूंगा। बस एक बार आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो अब फूट फूट कर रो रहा था। पहली बार इसे एहसास हो रहा था कि मामा ने इसके तलाक देने से इनकार पर क्या महसूस किया होगा। शायद इसी तरह इसने भी अपने हाथ बंधे हुए महसूस किए होंगे जिस तरह वो कर रहा था। वहाँ बैठे हुए पहली बार वो इमामा की बेबसी, खौफ और तकलीफ को महसूस कर सकता था। इसने जलाल अंसर की शादी के बारे में इससे झूठ बोला था और इसके झूठ पर इमामा का चेहरे का तासुर इसे अब भी याद था। इस वक्त वो इस तासुर से बेहद महफूज हुआ था। वो इस्लामाबाद से लाहौर तक तकरीबन पूरी रात रोती रही और वो बेहद मसरूर था। वो इस वक्त इसकी जहनी और जज्बाती कैफियत का अंदाजा कर सकता था। इस अंधेरी रात में इस गाड़ी में सफर करते हुए इसे अपनी आगे और पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। वाहिद पनाहगाह जिसका वो सोच कर निकली थी वो जलाल अंसर का घर था और सलार सिकंदर ने इसे वहां जाने नहीं दिया। वो रात के इस पहर वहां आसाफ में उतरने वाली तारीकी में बैठकर इन अंदेशों का खौफ अंदाजा कर सकता था जो इस रात इमामा को रुला रहे थे।
مجھے افسوس ہے, مجھے واقعی افسوس ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا, میں جس حد تک ممکن ہو اس کی مدد کروں گا, مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے. او گاڈ پلیز پلیز پلیز. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے. اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی, کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا. ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا. اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا. وہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا, مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا. اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا. میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا. اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا, میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں. اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا. یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا. وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد پر یقین نہیں رکھتا تھا. اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو. صرف امامہ کی مدد کی تھی, اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا. وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا. شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو, مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی. اسے نیو ہیون میں ایک رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا, اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے. شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا. وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا, مگر ناکام رہا. اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے. کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو, گڑگڑانا, رونا, سب کچھ دم ختم ہو گیا تھا. حساب کتاب بالکل صاف تھا. وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی. 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد آئے, جبکہ اس شخص کا کوئی IQ لیول 150+ ہو, اور اس کی میموری فوٹوگرافک, وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا تھا. What is next to ecstasy؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دوست سے پوچھا تھا. وہ بھی کوکین لے رہا تھا. More ecstasy؟ اس نے کہا تھا. اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا. There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا. سلان مطمئن نہیں ہوا. No, it doesn't. What happens what it ends when it really ends؟ اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا. You know it yourself, don't you? You have been through it off and on. سلار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا. اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ہوئی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی. پین, درد. What is next to pain؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا. Nothingness. رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی. اس کے سر, چہرے, گردن, سینے, پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی. سلار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی. وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا. اس کے جسم پسینے میں نہا گیا تھا. اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا. Nothingness. آواز بالکل صاف تھی. And what is next to nothingness؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی. Hell. اس نے یہی کہا تھا. وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا, اس ویرانے, اس تاریکی, اس وحشت ناک تنہائی میں. وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری وقت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا, یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا. نتھنگنیس سے ہیل, وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا, یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا. تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے ماتوب اور معذوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں شوق ہے؟ سلار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا. وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک, پیاس, بے بسی, بے یار و مددگاری, جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا, مفلوج ہوئے تے پاؤں, پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم. خوف تھا یا دہشت پتہ نہیں کیا تھا, مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا. اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں, حزیاتی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں. اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا, کبھی بھی نہیں. اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے.
इसे लग रहा था इसके दिमाग की रग फटने वाली है या फिर नर्व्स ब्रेक डाउन होने वाला है। इसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दब तोड़ गईं। इसका गला फिर बंद हो गया था। अब सिर्फ सरसराहटें थीं जो इसे सुनाई दे रही थीं। इसे यकीन हो चुका था कि वो अब मर रहा है, इसका हार्ट फेल हो रहा है या फिर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने वाला है। और इसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हो गई। होशो हवास खोते हुए इसके असाब ने एक बार फिर झटका लिया। इसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए अपने हाथों को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई। शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। इसने हाथों को कुछ और हरकत दी और तब इसे एहसास हुआ कि वो दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका था। इसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया। दर्द की तेज लहरें इसके बाजुओं से गुजरी। क्या मैं बच गया हूँ? क्यों? किस लिए? माफ होते हुए जहन के साथ इसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद अपनी पट्टी को उतारा जो पहले इसके मुंह के गिर्द बंधी गई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से इसके मुंह से कराह निकली थी। इसके बाजू में शदीद तकलीफ हो रही थी। इतनी तकलीफ कि इसे लग रहा था वो दोबारा कभी अपने बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसकी टांगें भी सुन हो रही थी। इसने खड़े होने की कोशिश की। वो लड़खड़ा कर बाजुओं के बल जमीन पर गिरा। हल्की सी चीख इसके मुंह से निकली थी। इसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटनों के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया था। वो दोनों लड़के इसके जॉगर्स और घड़ी भी ले जा चुके थे। इसकी जुराबें वहीं कहीं पड़ी थीं। वो अंधेरे में इन्हें टटोल कर पहन सकता था मगर बाजुओं और हाथों को इस्तेमाल में लाना पड़ता और वो इस वक्त ये काम करने के काबिल नहीं था, न जिस्मानी तौर पर ना ही ज़हनी तौर पर। वो इस वक्त सिर्फ वहाँ से निकल जाना चाहता था। हर कीमत पर अंधेरे में ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता, खराशे लेता। वो किसी न किसी तरह इस रास्ते पर आ गया था जिस रास्ते से वो दोनों उठा कर इसे वहाँ लेकर आए थे और फिर नंगे पांव इसने नीचे का सफ़र तय किया। इसके पैरों में पत्थर और कंकरियां चुभ रही थीं मगर वो जिस ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार था इसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि वक्त क्या हो गया था मगर इसे ये अंदाजा था कि आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी है। इसे नीचे आने में कितना वक्त लगा और इसने ये सफ़र किस तरह तय किया वो नहीं जानता था। इसे सिर्फ ये याद था कि वो पूरे रास्ते बुलंद आवाज़ से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भी इसने अपने हुलिये को देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, ना ही किसी से मदद लेने की। वो इसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ इस सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार थी जिसने सबसे पहले इसे देखा था और इसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल इसके सामने नीचे उतरा और इसे रोक लिया। वो पहली बार होशो हवास में आया था मगर इस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। वो लोग अब इससे कुछ पूछ रहे थे मगर वो क्या जवाब देता। अगले 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल में था जहाँ इसे फर्स्ट एड दी गई थी। वो इससे इसके घर का पता पूछ रहे थे मगर इसका गला बंद था। वो इन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हुए हाथों के साथ इसने एक कागज़ पर अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस घसीट दिया। अभी और कितनी देर इसे यहाँ रखना पड़ेगा? ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज़्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। इसका जहन लाशऊर से शऊर का सफ़र तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमायने आवाज़ें थीं अब वो इन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाज़ों को पहचान रहा था। इनमें से एक आवाज़ सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी तरफ यकीनन किसी डॉक्टर की थी। सलार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसकी आंखें एकदम चंधिया गई थीं। कमरे में बहुत तेज रोशनी थी। ये कम अज़ कम इसे ऐसा लग रहा था। वो इनकी फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही एक कमरे में रह चुका था और ये पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। इसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास इसे फिर होने लगा, इसके बावजूद कि अब वो एक बहुत नर्म और आरामदायक बिस्तर में था। इसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो इसने सरकारी अस्पताल में पहना था जहाँ से ले जाया गया था। वो एक और लिबास में मलबूस था और यकीनन इसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था क्योंकि इसे आधे बाजू वाली शर्ट से झांकते अपने बाजू पर कहीं भी मिट्टी या गिर्द नजर नहीं आ रही थी। इसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियां बंधी हुई थीं और इसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाज़ा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात इसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। इसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी और इसके जबड़े भी दुख रहे थे मगर इससे भी ज़्यादा बुरा हाल गले का था। इसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। पहली बार इसको होश में डॉक्टर नहीं देखा था। वो इनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद इसके साथ काम करने वाला कोई फिजिशियन था। इसने सिकंदर को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सलार ने एक सोफे पर बैठी तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब इसके पास आकर इसकी नब्ज चेक कर रहा था।
अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सलार जवाब में कुछ कहना चाहता था मगर इसके हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोलकर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सलार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सिर नफ़ी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही इसके गले के प्रॉब्लम के बारे में जानता था। सलार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलें। सलार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर इसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर इसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, इसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर इसने एक राइटिंग पैड और पेन सलार की तरफ बढ़ाया। नर्स तब तक इसके बाजू में लगी ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। इसे उठकर बैठने को मैं दिक्कत हुई। नर्स ने तकिया इसके पीछे रख दिया और वो राइटिंग पैड पर हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को वो देखता रहा। इसे याद था इसके साथ क्या हुआ था। इसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने इसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीजें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफ़ेद साफ कागज को देखता रहा। फिर इसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाकया तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र इन 7-8 जुमलों पर डाली और फिर इसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर इन दोनों के दरमियान इसके गले का चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सलार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह इनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि इसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सलार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब इससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी।